आज हमने जो है वो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का चैप्टर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टेड स्पेस का चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ओपन कवर क्या चीज होती है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है टोपोलॉजी का। तो सबसे पहले जो है वो मैं ओपन कवर की डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। बट मैं अपनी वर्डिंग में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ कि ओपन कवर क्या होता है। तो सपोज करते हैं कि एक्स आपके पास जो है एक नॉन एम्पटी सेट है। आपने एक्स को एक नॉन एम्पटी सेट कंसीडर कर लिया। टा आपके पास जो है वो एक टोपोलॉजी है। हम सपोज कर लेते हैं कि सी जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन है। और सी कहाँ से लिए गए हैं? टोपोलॉजी के एलिमेंट्स में से लिए गए हैं। तो हम कहेंगे कि सी हमारे पास एक्स का ओपन कवर होगा। लेकिन तब ओपन कवर होगा जब हम सी के सारे एलिमेंट्स का यूनियन ले लें, और यूनियन लेने से वो पूरी स्पेस एक्स के बराबर आ जाए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास सी है वो एक्स का ओपन कवर है। फिर उसके बाद इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि एक्स आपने सपोज कर लिया कि एक स्पेस है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं। टा जो है वो इसी टोपोलॉजी है। सी जो है वो मैंने टी में से कोई भी सबसेट पिक कर लिया। अब मैंने देखना है कि क्या सी जो है वो एक्स का ओपन कवर है। ये चेक करने के लिए मैंने सी के सारे एलिमेंट्स का आपस में अगर यूनियन लूं, देखें इसका यूनियन लूं, इसका यूनियन लूं, इन सब का आपस में यूनियन लूं, तो यूनियन लेने से आप खुद देखे 1 2 3 ही आ जाएगा। एलिमेंट्स रिपीट होंगे, लेकिन आपको पता है सेट में सेम एलिमेंट को जो है वो यूनिक बार लिखा जाता है। सो दैट इज वाई मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा, और 1 2 3 मेरे पास पूरी स्पेस एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो सी है वो मेरे पास ओपन कवर है। और किसका ओपन कवर है? एक्स का ओपन कवर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी ओपन कवर की, कि हमने एक्स स्पेस ले ली, टा हमने एक टोपोलॉजी ले ली, हमने टा में से एक सबसेट सी पिक किया। अगर सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका यूनियन लें, और यूनियन करने से वो पूरी स्पेस एक्स के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास सी एक्स का ओपन कवर है। अब उसके बाद डेफिनेशन आती है कि सब कवर हमारे पास क्या चीज होती है। तो इसकी डेफिनेशन भी तकरीबन उस जैसी ही है, कि अगर सपोज किया एक्स आपके पास जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और सी जो है वो आपके पास स्टार से बिलोंग कर रहा है। आपने लेट कर लिया कि सी वन सी का एक सबसेट है। तो सी वन को हम सब कवर एक्स का तब कहेंगे जब यूनियन सी वन लिया जाए और वो एक्स के बराबर आ जाए। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ओपन कवर और सब कवर की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। जब आपके पास ओपन कवर था, आपने क्या किया था? आपने टोपोलॉजी के एलिमेंट्स में से एक सबसेट पिक कर लिया था, और उस सबसेट का यूनियन लिया, वो एक्स के बराबर आ गया। लेकिन सब कवर में आपने किसका सबसेट लेना है? सब कवर में आपने सी वन जो है वो सी में से सबसेट पिक करना है। यहाँ पे बस सबसेट का डिफरेंस है कि सी वन को आपने सी में से पिक करना है। और जब आप सी वन के एलिमेंट्स का यूनियन ले और यूनियन वो एक्स के बराबर आ जाए, ये चीज दोनों में सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने यूनियन किस एलिमेंट का लेना है। तो सब कवर में आपने ओपन कवर के सब सेट का आपने यूनियन लेना है, और ओपन कवर में आपने टोपोलॉजी के एलिमेंट में से एक सबसेट सी लिया और उसका यूनियन लिया। तो ये इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। इस, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज किया कि एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, टा जो है वो उसकी टोपोलॉजी है, सी आपके पास एक आपने सेट ले लिया। आपने जब इसका यूनियन लिया तो ये एक्स का हमारे पास ओपन कवर बन गया। अब आपने जो है वो सब कवर चेक करना है। तो आपने क्या किया? आपने इस सी के अंदर से एक सबसेट पिक कर लिया। सपोज किया कि आपने यहाँ से 1 उठा लिया और 2 3 उठा लिया। आपने इसको एक सेट की शक्ल में दे दिया। अब आपने चेक करना है क्या सी वन जो है वो सब कवर है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने यूनियन किया सी वन के सारे एलिमेंट्स का। जब आपने यूनियन किया वो सी वन सॉरी वो एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सी वन हमारे पास एक्स का सब कवर है। तो हमने जो है फिलहाल जो डेफिनेशन पढ़ी वो किसकी पढ़ी? हमने ओपन कवर की डेफिनेशन पढ़ी और सब कवर की डेफिनेशन पढ़ी, और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल किया। अब हमारे पास कॉम्पैक्ट स्पेस जो है वो क्या होती है? कॉम्पैक्ट स्पेस एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, अगर हमारे पास हर ओपन के लिए
फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाएं तो हम कहते हैं कि जो हमारी स्पेस एक्स है वो कॉम्पैक्ट है। यानी ओपन कवर के लिए, हर ओपन कवर के लिए, हर ओपन कवर के लिए, एवरी कवर्ड भी है, हर ओपन कवर के लिए अगर आपको फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो आप कहते हो कि जो आपकी स्पेस है वो कॉम्पैक्ट स्पेस है। और अगर आपको याद हो, हमने पिछले चैप्टर में लिंडलोफ स्पेस पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास हर ओपन कवर के लिए काउंटेबल सब कवर एग्जिस्ट कर जाए तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास लिंडलोफ स्पेस है। तो लिंडलोफ और कॉम्पैक्ट में ये डिफरेंस है कि कॉम्पैक्ट में हम फाइनाइट सब कवर की बात करते हैं, जबकि लिंडलोफ में हम काउंटेबल का जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज है कि दोनों में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, एक में काउंटेबल का और इस वाले में फाइनाइट का। तो क्या दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है? हाँ जी, इन दोनों के दरमियान में भी रिलेशनशिप है। वो क्या? आपको पता है काउंटेबल और फाइनाइट में क्या फर्क है? तो आपको काउंटेबल की डेफिनेशन आती होगी और फाइनाइट का पता होगा। फाइनाइट का मतलब है कि जो भी आप सेट ले रहे हो उसके एलिमेंट फाइनाइट है, यानी एन उसके अंदर एलिमेंट है। तो और काउंटेबल का मतलब है जो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव हो। ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर्स के साथ बाइजेक्टिव हो, और वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हर फाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल होता है, बट जो काउंटेबल होता है वो फाइनाइट नहीं होता, क्योंकि काउंटेबल सेट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो सिमिलरली अगर फाइनाइट सेट काउंटेबल है तो इसका मतलब हर कॉम्पैक्ट स्पेस हमारे पास लिंडलोफ स्पेस है, मगर जो लिंडलोफ स्पेस है वो मे और मे नॉट बी कॉम्पैक्ट। ये दोनों के दरमियान रिलेशन है कि every compact space is Lindelof space, but a Lindelof space may or may not be compact. अब हम थोड़ी सी एक बुक से रेफरेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्पेस की जो डेफिनेशन है वो सेम यही लिखी हुई है कि एक्स्ट्रा हमारे पास अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है सी, उसने एक सबसेट ले लिया, अगर हम इस शक्ल में लिख दें सी को तो हम कहते हैं कि सी ओपन कवर है। और अगर हर ओपन कवर का हम एक सब कलेक्शन ले लें, यानी सबसेट सी1 ले लें, अगर उसको इस तरीके से लिखा जाए तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्स का सब कवर कहलाता है। और कॉम्पैक्ट स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करते हैं। और ये सेम वो एग्जांपल को मैंने साइड पे लिखा हुआ कि कैसे हम जो है वो सब कवर्स या कवर्स को फाइंड करते हैं। दूसरे यहाँ पे लिखा है सब स्पेस y ऑफ x इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ y विद रिलेटिव टोपोलॉजी इज कॉम्पैक्ट। यानी अगर आपके पास x जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस है, y उसकी सबसेट है, तो आप कहोगे कि आपके पास y कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन तब कॉम्पैक्ट होगी जब आप उसकी रिलेटिव टोपोलॉजी को बता दो कि वो कॉम्पैक्ट है, तब वो कॉम्पैक्ट होती है। दूसरा ये कि लाजमी नहीं है कि हर कॉम्पैक्ट जो सब स्पेस है कॉम्पैक्ट स्पेस की वो लाजमी कॉम्पैक्ट हो। closed every closed subspace of compact space is compact, but an open subspace of compact space may or may not be compact। तो ये आगे थ्योरम आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो compact होता है और कैसे वो नहीं होता। अब इस एग्जांपल में देखें, उसने हमें जो है वो एक रियल नंबर दिया है। रियल नंबर यू का मतलब है विद यूजुअल टोपोलॉजी। तो हमने क्या करना है, हमने बताना है कि उसका ओपन कवर एग्जिस्ट करता है या उसका सब कवर है तो क्या एग्जिस्ट करता है। तो आर विद यूजुअल टोपोलॉजी उसने ले ली है, सी जो है वो उसने खुद से एक सेट पिक कर लिया है, क्योंकि रियल नंबर्स का की बात कर रहा था। तो रियल नंबर्स जो हैं आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं रियल नंबर्स। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो -n से n कंसीडर कर ली है। एन आपने का कोई भी नेचुरल नंबर है, मीन्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर रियल नंबर्स का तो सबसेट होते हैं, सो दैट इज वाई उसने खुद से कोई ओपन इंटरवल उठा लिया। फिर जब हम इसके जो एलिमेंट्स है उसका यूनियन करते हैं, तो आप खुद देखें जब आप इसके साथ का यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स एन तो वैसे भी इनफाइनाइट तक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जितने के जितने एलिमेंट्स का यूनियन करोगे तो आपके पास आर स्पेस बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सी जो है वो आपके पास ओपन कवर है। किसका ओपन कवर है? आर का ओपन कवर है। अब आपने इसका सब कवर प्रूफ करवाना है कि इसका सब कवर क्या है। उसके लिए आपने सी प्राइम एक लेट कर लिया, सी प्राइम सी का एक सबसेट है। तो इसके जो एलिमेंट है वो हमने कुछ इस टाइप के जो है वो ले लिए हैं। अब हमने क्या कि ये सब कलेक्शन है सी की, अगर हम इसके एलिमेंट्स का भी यूनियन करें तो यूनियन करने से एक्स ही प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास, यानी आर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सी डैश जो है वो सब का है आर।
फिर उसके बाद आपने जो है आपने देख लिया कि सी डैश जो है वो आपके पास आर का सब कवर है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने ये कहा है कि शो करो ये जो सी प्राइम है ये 0 1 का कवर है। तो कवर आप कैसे शो करोगे? आपको पता है कि यहाँ पे एन उसने एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो आपने सी डैश को जो है वैल्यूज देना स्टार्ट कर दी है। जब आपने इसको वैल्यूज देना स्टार्ट कर दी, फिर आपने यहाँ पर ये देखा कि अगर हम एन की जगह पर 1 पुट करें तो 1/2 हो जाएगा, जो कि 0.5 होता है। सिमिलरली जैसे ही आप एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक होगी। अगर आप इन सब वैल्यूज का यूनियन करेंगे, देखिए यहाँ पे यूनियन किया गया है। जब आप इन सबको यूनियन करोगे तो आप देखोगे कि ये वैल्यू 0 और 1 ओपन इंटरवल को जनरेट कर रही है। देखिए 0.5 है, 0.6, 0.7, 0.8, इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे तो आप 1 की क्लोज जो है वो अप्रोच कर जाएंगे। सो दैट इज वाई जो आपकी वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान ओपन इंटरवल में आ जाएगी, और आपके पास जो पूरी स्पेस एक्स है जो कि 0 1 है वो जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सी डैश जो है वो हमारे पास ओपन कवर, C1 का जो है वो क्या है, ओपन कवर है। नेक्स्ट में आपने क्या किया? नेक्स्ट में आपने जी डैश ले लिया। जी डैश आपके पास 0 1 - 1/4 n+1 है। उसने क्या किया, सब कवर है इसका। तो इसको सब कवर शो करवाने के लिए आपको सी स्टेरिक जो है वो ये गिवन था। हमें पता है कि जो सी स्टेरिक है ये किसका ओपन कवर था, 0 1 का ओपन कवर था। आपने जी स्टेरिक ले लिया। जी स्टेरिक भी आपके पास ओपन कवर हो जाएगा 0 1 का। कैसे होगा? क्योंकि जब आप इसके सारे सेट्स का यूनियन लोगे तो यूनियन में आप खुद देखें एन की वैल्यू जैसे आप पुट करते जाओगे तो वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे पॉइंट में अगर आप वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू 1 के करीब जो है वो अप्रोच करना स्टार्ट हो जाएगी। 0 तो पहले ही हमारे पास मौजूद था, बस ये वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करना स्टार्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से आप खुद क्या दोगे कि अगर आप इसका यूनियन लो तो 0 1 जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जी स्टैटिक है वो आपके पास एक सब कवर है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसने ये कहा है कि ये बताएं 0 1 जबकि ओपन इंटरवल है, ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। आपको पता है कॉम्पैक्ट स्पेस वो स्पेस होती है जिसमें हर ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर दिया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने 0 1 के लिए अब जो है वो ओपन कवर देखना है और इसका सब कवर ढूंढना है। अभी हम जो पीछे एग्जाम्पल करके आए थे अगर आपको याद हो, तो जी को हमने कहा था कि ये ओपन कवर है उसका, और जी स्टेरिक हमने ले लिया कि ये उसका सब कवर है। ठीक है, आपने ये देखा कि नेचुरल नंबर तो हमारे पास इनफाइनाइट है, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। हमें यही नहीं पता कि हमने कहाँ पे जाना है, तो इस वजह से हमारे पास ये सेट फाइनाइट नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह देंगे कि 0 1 हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं है। अब ये कॉम्पैक्ट कब होगा? तब होगा जब आप इसको क्लोज इंटरवल ले लोगे। अगर आप ओपन खत्म करके क्लोज लिखेंगे ऐसे करके, तब आपके पास जो स्पेस है ये कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन ओपन इंटरवल कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट में है 0 1, एक तरफ से क्लोज है दूसरी तरफ से ओपन है। अगर आप इसको चेक कर लोगे तो ये भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज वन साइड से तो आपके पास जो है वो नंबर्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट आएंगे। तो आपको फाइनाइट नंबर चाहिए थे, क्योंकि डेफिनेशन यही थी कि हमारे पास फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, बट इनफाइनाइट सब कवर है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास स्पेस है ये कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है। नेक्स्ट में उसने कहा है कि जो फाइनाइट सबसेट होता है रियल नंबर का वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कि अगर हम रियल नंबर का फाइनाइट सेट ले लें वो कॉम्पैक्ट है, जबकि इटसेल्फ जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं दोनों साइड से। अगर आप उसका कोई ओपन इंटरवल ले लें तो वो दोनों साइड से इनफाइनाइट होगा, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट हमें फाइनाइट सब कवर चाहिए होता है। बट इनफाइनाइट होने की वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास फाइनाइट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो रियल नंबर्स हमारे पास जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम फाइनाइट सबसेट लेते हैं रियल नंबर का तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब आप रियल लाइन ड्रॉ करते हो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब आपके पास जब बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप उसके अंदर ये देखते हो कि इतने पॉइंट्स आने की वजह से आपके पास जो है आपको एक सब कवर मिल जाता है। और जब आपको सब कवर मिल जाता है तो वो जो सब कवर, हर ओपन कवर के लिए आपको सब कवर मिलता है, वो जो सब कवर है वो पूरी रियल लाइन को जो है वो कवर अप कर लेता है।
जब पूरी रियल लाइन को कवर कर लेते हैं तो आप कहते हो कि आपके पास जो सेट है वो कम्पैक्ट है। जबकि रियल लाइन में मैंने आपको बताया था कि आप जब ओपन इंटरवल लेते हो तो उसमें एन की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होती है दोनों साइड से। अगर आप इसका सब कवर भी लेते हो वो भी हमारे पास क्या होता है, वो भी दोनों तरफ से आपके पास इनफाइनाइट होता है, तो वो पूरी रियल लाइन को कवर अप नहीं करता सही से। और हमारे पास जो डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट की कि हमें फाइनाइट सब कवर चाहिए वो नहीं मिलता, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आर हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं है। एक नोट यहाँ पे आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। नोट में आपको क्या चीज गिवन है, नोट में उसने कहा है कि, नोट में उसने कहा है कि एवरी सब स्पेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट स्पेस की हर सब स्पेस जो होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। दूसरा है कि एवरी इनफाइनाइट सेट विद कोफिनेट टोपोलॉजी इज आल्सो कॉम्पैक्ट। अब ये भी कॉम्पैक्ट होते हैं। कैसे, सपोज कर लिया कि एक्स आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर आपके पास इनफाइनाइट होते हैं। टोपोलॉजी आपके पास आपने ये कंसीडर कर ली है, ये कोफिनेट टोपोलॉजी है। अगर आपको याद हो सेम सेम यही चीज मैंने T1 में भी करवाई थी कि कैसे हम टोपोलॉजी मैंने इसमें निकाली थी, और N1 N2 N3 N4 कैसे फाइंड करते हैं। और अगेन दोबारा बता देती हूँ कि N1 हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है और N1 के अंदर इस टाइप के एलिमेंट है। सिमिलरली N2 भी इनफाइनाइट है, N3 भी इनफाइनाइट है। बस सब में से मैंने एक एक एलिमेंट को मिस कर दिया है। तो N1 में दो नहीं है इसलिए नेचुरल नंबर में से टू निकल गया। और जब मैं N1 का कंप्लीमेंट लेती हूँ तो इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट है। और कोफिनेट टोपोलॉजी जी भी तो यही कहती है कि अगर आप हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लो और अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ जाए तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास कोफिनेट टोपोलॉजी होती है। सो दैट इज वाई ये जो मैंने टोपोलॉजी ली है ये सारी कोफिनेट टोपोलॉजी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टोपोलॉजी में से एक सबसेट पिक कर लिया सी। तो मैंने अपनी मर्जी से N1 N2 N3 N4 लिख लिया। अगर मैं इसका यूनियन लूँ तो मेरे पास पूरा नेचुरल नंबर का सेट जनरेट हो जाएगा, यानी एक्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जनरेट हो गया। तो इसका मतलब सी जो है वो मेरे पास एक्स का ओपन कवर है। अब सब कवर के लिए मैंने इस सी का एक सबसेट उठा लिया जिसमें मैंने सिर्फ तीन एलिमेंट्स लिए। मैंने कहा इसी का सबसेट है। अगर मैं इसका यूनियन लूँ, इसका यूनियन लेने से भी एक्स यानी एन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब C1 जो है वो मेरे पास सब कवर है। सो इट मीन्स जो मेरे पास इनफाइनाइट सेट विद कोफिनेट टोपोलॉजी है वो मेरे पास क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। थोड़ा सा बुक से रीड आउट कर लेते हैं। ये सेम यही बात लिखी हुई थी, कोई मुश्किल नहीं था। पहला थ्योरम ये है कि लेट एक्स बी द इनफिनिट सेट विद द कोफिनेट टोपोलॉजी देन एक्स इज कंपैक्ट। इसको मैंने आपको एग्जांपल दे के समझा दिया। यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ लेंथी दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने जो एग्जांपल से दिया वो बिल्कुल समझने वाली बात थी और उसको अंडरस्टैंड करना स्टेटमेंट को बहुत ईजी है। और रियल लाइन मेरे पास कॉम्पैक्ट नहीं होती, मैंने आपको रीजन बताई थी कि ओपन इंटरवल्स होते हैं और वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमको फाइनाइट सब कवर वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और यू आपने कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ले लिए हैं एक्स के, एंड द कलेक्शन यू इज सेट टू सेटिस्फाई द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब होता ये है कि आप एक्स से एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हो, यू जो है वो टोपोलॉजी के अंदर वाले सारे ओपन सबसेट्स होते हैं। तो आप कहते हो कि यू जो है उसको वो हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन तब करेगा कि जब आप यू का कोई सबसेट उठा लो और उस सबसेट्स के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लो और वो नॉन एम्प्टी आ जाए, तो आप कहते हो कि वो हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल देख लें, एक्स जो है वो आपने ABCDE ले लिया, फिर आपने यू ले लिया, फाई ये एलिमेंट्स ले लिए, फिर आपने जो है इसका कोई सबसेट पिक कर लिया, देखिए यू डैश पिक कर लिया जो कि इसका सबसेट है। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन में डी कॉमन आ गया, नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब यू जो है वो आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फिर नेक्स्ट आपके पास थ्योरम उसने दिया है कि जो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कंपैक्ट तब होती है जब आपके पास जो कलेक्शन है क्लोज सेट्स की वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट उसने दिया है, द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर हम कॉम्पैक्ट स्पेस की कोई कंटिन्यूअस इमेज ले लेते हैं तो वो कॉम्पैक्ट है। आगे जाके हम कनेक्टेड पढ़ेंगे तब भी यही आएगा, द कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। तो कॉम्पैक्ट पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूअस इमेज का मतलब है कि हमने कोई फंक्शन जो है वो डिफाइन करना है।
फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमारे पास हमें एक ऐसी कलेक्शन कवर्स की मिल जाती है जिससे पूरी स्पेस जनरेट हो जाती है। तो फिर इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम इमेज ले लेते हैं अपने फंक्शन की तो वो भी हमारे पास क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। इसकी बस आप स्टेटमेंट तैयार कर लें कि अगर हम कॉम्पैक्ट स्पेस की होमोमॉर्फिक इमेज लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होती है। होमोमॉर्फिक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, इसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होता है एफ, और एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है, और एफ इनवर्स हमारे पास कंटिन्यूस भी होती है। तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिक है। दूसरा है कि कॉम्पैक्टनेस इज अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कॉम्पैक्टनेस हमारे पास एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हास्ट ऑफ स्पेस इज क्लोज्ड। तो ये दो लाइंस यहाँ पे, ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक हास्ट ऑफ का और दूसरा क्लोज्ड का, इससे वो ऑप्शन दे सकता है कि एवरी कंपैक्ट सबसेट ऑफ डैश इज क्लोज्ड, फिर नीचे नाम दे देगा। आपको पता है हास्ट ऑफ का सेकंड नेम T2 है, तो वो दे देगा T0, T1, T2, T3। तब आप बताओगे कि T2 है। या हो सकता है कि वो यहाँ तक दे दे आपको और आगे क्लोज से पूछ ले कि क्लोज्ड होता है, ओपन होता है, ओपन होता है या क्या होता है। तो तब आपको ये स्टेटमेंट याद होगी तो आप लगा पाओगे। तो कंपैक्ट सबसेट ऑफ T2 इज क्लोज्ड, हास्ट ऑफ इज क्लोज्ड। तो अगर आप बैकअप पे जाए और T2 की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो क्या था T2 के दो आपके पास ओपन सेट थे, दो एलिमेंट थे, वो दोनों डिस्टिंक्ट थे, उसके लिए में दो ओपन सेट मिल गए थे जो कि एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहे थे और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी था। तो सिमिलरली अगर आप एक्स ले लेते हो, उसका एक सबसेट आपने पिक कर लिया, आपने टोपोलॉजी डिफाइन कर ली, ठीक है। अब आपने एक लिए भी टोपोलॉजी डिफाइन कर ली, तो आपने, आपको पता है कि ये सेट जो हमारे पास एक्स है ये कॉम्पैक्ट सेट है, बिकॉज इसके सेट्स का कोई यूनियन नहीं है तो हमारे पास ए जनरेट हो जाएगा वापस। फिर आपने क्या किया, आपने ये कहना था कि हमारे पास जो ये सेट है आपने क्या शो करवाना है कि ये क्लोज है। T2 की कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता ही करता है, अब आपने इसको क्लोज चेक करना था। तो क्लोज का मतलब आपको पता है क्या होता है कि जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स है अगर उसका कंप्लीमेंट लिया जाए और कंप्लीमेंट उसी सेट के अंदर बिलोंग कर जाए तो वो सेट हमारे पास क्लोज होता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ए जो है वो आपके पास क्लोज है। नेक्स्ट में है कि एवरी कॉम्पैक्ट हार्स्ट ऑफ इज नॉर्मल। कि अगर हम कोई हार्स्ट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेस लें तो वो नॉर्मल है। नॉर्मल का अगर आपको याद हो कि दो क्लोज सेट के लिए आपको दो ओपन सेट मिलते हैं जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होता है। सिमिलरली ऊपर वाली एग्जांपल ले लें, आपने टोपोलॉजी के एलिमेंट का क्लोज सेट फाइंड कर लिया, अब इसमें से खुद से अपनी मर्जी से आपने दो क्लोज सेट लिए और उन दो क्लोज सेट के कोरेस्पॉन्डेंस आपको दो ओपन सेट मिल गए हैं जो कि एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। अगर आप उन दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास एम्प्टी आ गया, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्स है वो नॉर्मल है। बुक से भी देख लेते हैं। बुक में जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। कि अगर हम हर सबसेट लेते हैं कॉम्पैक्ट स्पेस का तो वो कॉम्पैक्ट होता है। ये चीज याद रखिएगा अपने क्लोज सेट लेने में। और नेक्स्ट है कि एवरी कॉम्पैक्ट हास्ट ऑफ स्पेस इज नॉर्मल। नॉर्मल भी होती है एंड रेगुलर भी होती है। ये दोनों टर्म्स हैं डिफरेंट, इसको सेम मत समझिएगा। स्लैश में मैंने इसलिए लिखा है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबस्पेस हास्ट ऑफ स्पेस इज आल्सो रेगुलर, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और आपके पास एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ Rn इज क्लोज्ड एंड। आपको पता है कि जो रियल लाइन होती है वो हमारे पास, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास जो है क्लोज तो होते हैं लेकिन बाउंडेड नहीं होते हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं दोनों साइड से। तो उसका अपर और लोअर बाउंड हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हम फाइनाइट रियल नंबर्स की बात करते हैं Rn में, आपका पता है n का मतलब है फाइनाइट है। तो सारी बात है, अगर कोई नंबर फाइनाइट है तो वो बाउंडेड भी होगा क्योंकि कोई ना कोई तो उसका अपर लोअर बाउंड होगा। तो इसलिए उसने क्या है कि अगर हम कम्पैक्ट सबसेट ले लेते हैं Rn का तो वो क्लोज भी होगा। और दूसरी बात यह है कि वो हमारे पास अब बाउंडेड भी होगा। नेक्स्ट में हमने डेफिनेशन पढ़नी है कि काउंटेबिलिटी कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है। उससे पहले हमने सिंपल जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस पढ़ा था। अब हम काउंटेबिलिटी कॉम्पैक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये भी हमारे पास सेम ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसे काउंटेबिलिटी कॉम्पैक्ट तब कहते हैं जब हमारे पास
जो है वो काउंटेबल ओपन कवर एग्जिस्ट कर जाती हैं, तो तब कहते हैं हम कि वो हमारे पास काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट है। और दूसरा, कम्पैक्ट और काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट स्पेस के दरमियान भी रिलेशनशिप होता है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट स्पेस है वो हमारे पास कम्पैक्ट होती है, मगर जो कॉम्पैक्ट होती है वो लाजमी नहीं है कि हमारे पास काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है और ये अक्सर आ भी जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में जो है वो काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट फाइंड करना सीखेंगे और थ्योरम की स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे कि अगर कोई स्पेस काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट है तो तब उसका जो है वो हम लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं, और अगर वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारी स्पेस है वो काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट है। एग्जाम्पल में क्या हमने लिया, ए हमने एक सेट ले लिया जो कि ऊपर इंटरवल 0 1 है। ठीक है, अब आपने उसका भी एक सबसेट पिक कर लिया। अब आपने जो है बी का ड्राइव सेट फाइंड किया, आपको पता है ये नंबर 0 को अप्रोच करता है, तो इसका ड्राइव सेट 0 है, यानी इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट 0 है। और 0 आपको पता है ए के अंदर नहीं मौजूद, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ओपन इंटरवल है, इसमें 0 नहीं है, तो उसका मतलब ड्राइव सेट ए में नहीं आया, तो उसका मतलब ए जो है वो काउंटेबिलिटी कम्पैक्ट नहीं है। ये सेकंड स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास एक काउंटेबिलिटी कंपैक्ट होगा इफ द लिमिट पॉइंट ऑफ बी इज कंटेन इन ए। अगर लिमिट पॉइंट जो है ए का बी के अंदर कंटेन कर जाता है तो अब आप लोग क्या कहते हो कि आपके पास जो स्पेस है वो काउंटेबिलिटी कंपैक्ट। एवरी compact space is countability compact, और है कि let x be the countability compact space then every infinite subset of x has a limit point, तो हर सेट उसका जो है वो लिमिट पॉइंट रखता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट है बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी, या इसका सेकंड नेम है सीक्वेंशियली कंपैक्टनेस थ्योरम। पेपर में एक बार स्टेटमेंट दी हुई थी एक थ्योरम की, और चार ऑप्शंस में आ गया था कि ये बताओ ये कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट है। एक बोल्जानो वाइस्ट्रास था, कैंटर इंटरसेक्शन था, बेरीज कैटेगरी थ्योरम है। पीछे हम पढ़ चुके हैं सारे थ्योरम्स की स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट जबानी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले है बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट ये है कि बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी को सेट तब होता है जब एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज लिमिट पॉइंट। ये सेम पीछे वाले की तरह या कॉम्पैक्टनेस की तरह, कि अगर आपके पास इनफाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट रखे तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट जो है उसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे देखिए आया हुआ बोल्जानो वाइस्ट्रास की एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज लिमिट पॉइंट इट इज आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियली कंपैक्टनेस थ्योरम। उसके बाद आपने कुछ स्टेटमेंट जो है वो याद रखनी है। अब डेफिनेशन आ गई कि सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस क्या होती है। ये ये भी थ्योरम की एक स्टेटमेंट है ये भी कि एवरी काउंटेबिलिटी कंपैक्ट स्पेस सेटिस्फाई द बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास ये है कि एक्स अगर आपके पास एक टी1 स्पेस है देन एक्स इज काउंटेबिलिटी कंपैक्ट इफ एंड ओनली एक्स सेटिस्फाई द बोल्जानो वाइस्ट्रास प्रॉपर्टी। हम कर रहे थे सिक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस की कि सिक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस क्या होती है। सपोज किया कि एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए आपने उसका एक सबसेट ले लिया है, तो हम कहते हैं कि ए हमारे पास सिक्वेंशियली कंपैक्ट है तब जब ए एन की आप सीक्वेंस ले लेते हैं। अगर आप इस ए एन के एक सब सीक्वेंस लो, ए एन की ए एन जो सीक्वेंस है वो ए में कन्वर्जेंट है, और अगर आप इस की एक सब सीक्वेंस ले लो जो कि ए एन से निकल रही है, अगर वो भी ए के अंदर कन्वर्जेंट हो जाती है तो आप कहते हो कि आपके पास जो स्पेस है वो क्या है, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए ए आपने वही वाला सेट उठा लिया, 0 1 है, एक्स एन आपने 1/n ले लिया, आपको पता है इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट क्या थी बोल्जानो की, सॉरी इसकी सिक्वेंशियली कंपैक्ट की, कि आपने एक सीक्वेंस लेनी होती है। तो आपने सपोज किया कि एक्स एन जो है वो 1/n की सीक्वेंस है, आपने क्या किया इसकी सब सीक्वेंस ली। सब सीक्वेंस को मैंने एक्स एन प्राइम का नेम दे दिया, इसकी सब सीक्वेंस है यानी उससे छोटी है, तो इसमें मैंने कम एलिमेंट ले ली, यानी मैंने वन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, बाकी ले लिए, यानी कि उसका सबसेट ले लिया। आपने देखा है कि ये जो एक्स एन प्राइम है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारी 0 को अप्रोच कर रहा है, बट 0 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये स्पेस सिक्वेंशियल का पैक नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट इसकी हो रही है तो जो इसकी सब सीक्वेंस है वो किस में होनी चाहिए, ए में कन्वर्जेंट होनी चाहिए, बट ये जो सब सीक्वेंस है ए में कन्वर्जेंट नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस हमारे पास सीक्वेंशियली कंपैक्ट नहीं है। अगर आप क्लोज इंटरवल 0 1 की बात करें तो 0 इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये जो स्पेस है सीक्वेंशियली कंपैक्ट है। दूसरा है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सीक्वेंशियली कंपैक्ट और एवरी सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस इज काउंटेबिलिटी कंपैक्ट। एंड में मैंने इसका एक टेबल भी दिया हुआ है, वो भी आप तैयार करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारे पास स्पेस जो है वो सिक्वेंशियली कंपैक्ट होती है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास जो है वो ई नेट क्या होता है। ई नेट हमारे पास क्या चीज होती है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमारे पास टोटली बाउंडेड स्पेस क्या चीज होती है। तो हमने अभी जो है वो ई नेट की डेफिनेशन पढ़नी है कि ई नेट हमारे पास क्या चीज होती है। तो सपोज करते हैं कि एक्स टी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने खुद से कोई से भी एक रियल नंबर कंसीडर कर लिया है। एम जो है वो आपने एक्स का एक सबसेट ले लिया है। आपने अब क्या करना है, आपने एक फाइनाइट सेट एफ कंसीडर करना है। आप कहोगे कि ये जो एफ है ये ई नेट होगा एम के लिए, तब होगा जब आप एम के हर एलिमेंट का एफ के एटलीस्ट किसी भी एक एलिमेंट के साथ डिस्टेंस लो और वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो आप कहते हो कि एफ जो है वो ई नेट है एम के लिए। और अगर आपके पास एम और एक्स की वैल्यू यदि इक्वल है तो आप कहते हो एफ जो है वो एक्स के लिए ई नेट है। पहले एफ जो है वो आपके पास एम के लिए ई नेट था, लेकिन अब अगर दोनों इक्वल हैं तो एफ आपके पास एक्स के लिए ई नेट होगा। और टोटली बाउंडेड क्या होता है, अगर कोई सेट हमारे पास ई नेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो जो सेट है हमारे पास वो टोटली बाउंडेड है। इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज किया कि एक्स आपके पास इस टाइप का एक सेट है, आपको पता है ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसको मैंने एक सर्कल में बना दिया। अब मैंने ये जो सर्कल लिया है इसका रेडियस 2 स्क्वायर है, यानी 2 इसका रेडियस है। तो मैंने इसके अंदर खुद से कोई पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, वो जो पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए हैं उसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब मैंने खुद से ई 3/2 ले लिया जो कि 1.5 है। तो ए मेरे पास यहाँ पर ई नेट होगा, वो इसलिए ई नेट होगा क्योंकि अगर मैं हर पॉइंट के गिर्द एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करती हूँ, यानी इसके गिर्द मैंने ड्रॉ किया, बाकी हर पॉइंट के गिर्द अगर मैंने ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, तो उस ओपन स्फीयर ने क्या किया, उसने मेरा ये जो पूरा सर्कल का रेडियस था, यानी कि पूरा सर्कल का जो एरिया था, उस पूरे को कवर अप कर लिया। यानी अगर मैंने यूनियन लिया तो मेरे पास एक्स जनरेट हो गया, यानी पूरी स्पेस जनरेट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ई जो है तो मेरे पास 3/2 नेट है। अब मैंने चेक करना है कि अगर मैं ई की एप्सिलॉन 1/2 ले लूं क्या वो ई नेट होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं 1/2 लेती हूँ तो ई नेट नहीं होगा, क्योंकि जब मैं स्फीयर ड्रॉ करती हूँ पॉइंट के गिर्द तो मेरे पास इतना सा रीजन बच जाता है। अब ये रीजन मेरे पास बच गया, अगर कोई रीजन बच जाए पूरी स्पेस को कवर नहीं करता तो आप कहते हो कि वो आपके पास इनेट नहीं है। अब आता है बाउंडेड और टोटली बाउंडेड में डिफरेंस, कि हर जो हमारे पास टोटली बाउंडेड सेट होता है वो बाउंडेड होता है, लेकिन जो बाउंडेड होता है वो टोटली बाउंडेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बाउंडेड टोटली बाउंडेड, उसके लिए भी हमारे पास एक जो है वो एक एग्जांपल है। सपोज करते हैं आर आपके पास रियल नंबर है विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। आपको पता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो इस तरीके से होती है, 1 होता है जब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई है, 0 होता है जब एक्स वाई के बराबर है। अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो आपको पता है कि ये बाउंडेड होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसका बाउंडनेस का जो चेक करेंगे, बाउंडनेस इसका जो है वो 1 आएगा, क्योंकि अपर बाउंड हमारे पास 1 है। तो 1 - 0 आपके पास 1 आ जाएगा, तो इसका जो डायमीटर है वो 1 है। अब आप ई को 1/2 ले लो। ठीक है, आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपने एप्सिलॉन लिया है और वो लेस देन 1/2 है। तो आप खुद सोचो कोई से दो ऐसे नंबर्स लो जिसका डिस्टेंस जो है वो 1/2 से लेस लेस यानी 0.5 से लेस। तो आपको पता है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसमें सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और 0 है। आपने 0.5 से लेस लेना है और यहाँ पे 0.5 से लेस 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेट है उसमें जस्ट एक नंबर आ जाएगा जो कि सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट तो हमारी पूरी स्पेस आर को कवर नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज नॉट टोटली बाउंडेड।
आपने अब ये टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज आते हैं, इससे भी और इससे रिलेटेड भी। तो आपने अब क्या चीज याद रखनी है, आपने अब इस टेबल का मैं रीजन का मकसद बता देती हूँ कि इसको कैसे क्लियर करना है। इसमें लिखा है कि हर जो काउंटेबिलिटी कंपैक्ट स्पेस होती है वो सिक्वेंशली कंपैक्ट है, और हर जो काउंटेबिलिटी कंपैक्ट है वो टोटली बाउंडेड है, और हर जो काउंटेबिलिटी कंपैक्ट है वो मेरे पास सेकंड काउंटेबल होती है। यानी जो काउंटेबिलिटी कंपैक्ट स्पेस है वो सिक्वेंशली कंपैक्ट भी होती है, वो टोटली बाउंडेड भी होती है, और वो सेकंड काउंटेबल भी होती है। अब यहाँ पर मैंने एरो डबल साइड पे लगाया है, इसका मतलब ये है कि इफ एंड ओनली का केस है। यहाँ पर इफ एंड ओनली का केस नहीं है, इधर इफ एंड ओनली का केस है कि अगर कोई चीज काउंटेबिलिटी कंपैक्ट है, इफ एंड ओनली इट इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो इस चीज को आपने याद रखना है लाजमी, पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है कि अगर आपके पास एक स्पेस काउंटेबिलिटी कंपैक्ट है, फिर ए बी सी डी में ऑप्शंस आ गए थे, तो वो क्या होती है, टोटली बाउंडेड थी, सेकंड काउंटेबल है, क्या चीज है, तब आपने आपको ये स्टेटमेंट वहां पर काम आएगी। अब सिक्वेंशियली कंपैक्ट अगर कोई स्पेस होती है तो वो हमेशा टोटली बाउंडेड होती है, पूरी बैग नंबर भी रखती है, वो कंपैक्ट स्पेस भी होती है, और उसके अलावा वो हमारे पास काउंटेबिलिटी कंपैक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इफ एंड ओनली का केस है, तो सिक्वेंशियली कंपैक्ट टोटली बाउंडेड भी हो गई। हालांकि ऊपर जो आपने काउंटेबिलिटी कंपैक्ट की थी वो भी टोटली बाउंडेड है। दूसरा कॉम्पैक्ट स्पेस भी वो हमारे पास रखती है, ऊपर में कोई स्पेस कंपैक्ट नहीं थी, और उसके अलावा हमारे पास एक काउंटेबिलिटी कंपैक्ट भी होती है। तो अब थोड़ा सा बुक से भी रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये सारा जो है ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट वर्डिंग में कि हर टोटली बॉनेट बॉनेट होती है, लेकिन उसका कन्वर्स जो है वो हमारे पास नहीं होता है। इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस वगैरह से दिए हुए हैं, बट आपने उसकी स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा क्वेश्चंस की कि वो क्या होते हैं। के शो दैट यूनियन ऑफ टू कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। पेपर में पूछा हुआ था कि क्या कॉम्पैक्ट स्पेस का जो यूनियन है वो यूनियन होता है कि नहीं होता। आपको पता है कि अक्सर जगह पे सबसेट वाली कंडीशन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास होता है। दूसरा आपने याद रखना है कि हर जो टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस होती है वो सेपरेबल होती है, और हर कॉम्पैक्ट स्पेस हमारे पास सेपरेबल होती है। ये मेन पॉइंट्स है जो शॉर्ट्स हैं, और आपने इसको जो है वो तैयार करना है। अब हमने पढ़ना है कि कनेक्टेड स्पेसेस क्या होती है। आपको मैं बता देती हूँ एक बात कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई से भी दो रीजन हैं, ये सपोज किया कि आपके पास ए रीजन है, ये बी रीजन है, आप कहोगे कि ये दोनों रीजन आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, ये सेपरेटेड स्पेसिस है। अब कनेक्टेड स्पेस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक जो है एक रीजन ड्रॉ कर लिया, और आपने एक ओरिजिन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो पूरी स्पेस है आपके पास, एक स्पेस है, ये कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि दोनों जो आपके पास ए है और ये जो बी रीजन है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखो इसको, अगर आप इसको देखो और इसको देखो, तो ये आपके पास कनेक्टेड है ये रीजन, और ये जो आपके पास रीजन है ये डिसकनेक्टेड है, ये डिसकनेक्टेड है, और ये रीजन आपके पास क्या है, कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि देखें ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, नॉन एम्पटी सेट आएगा। लेकिन अगर आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो उसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास एम्पटी आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसी बात को अब आपने कैलकुलेशन में लिखना है कि कनेक्टेड स्पेस आपके पास एक ऐसी स्पेस होती है जिसके एलिमेंट्स का अगर यूनियन लें तो वह एक्स के बराबर नहीं आएगा, और अगर इंटरसेक्शन लें तो वह नॉन एम्पटी है। तो आपने खुद देखा इंटरसेक्शन लिया तो नॉन एम्पटी आ गया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कनेक्टेड है। जबकि डिसकनेक्टेड में क्या होता है, आपके पास यूनियन एक्स के बराबर आता है और इंटरसेक्शन आपके पास एम्पटी आ जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड स्पेसिस है। इसकी एग्जांपल है कि हर जो डिस्क्रीट स्पेस होती है वो कनेक्टेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है डिस्क्रीट स्पेस में एक तो एक्स होता है और दूसरा आपके पास फाई मौजूद होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टेड स्पेस हमारे पास जो एक दोनों सेट नॉन एम्पटी होने चाहिए, बट एक सेट तो आपके पास एम्पटी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बच गया जो कि एक्स है, और ये एक्स जो है ये एक पूरी स्पेस है, एक कनेक्टेड रीजन है। इस एक्स जो है वो हमारे सेट को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्क्रीट स्पेस है वो आपके पास कनेक्टेड है। जबकि डिस्क्रीट स्पेस में आपको पता है बहुत सारे ओपन सेट्स होते हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रीट स्पेस जो होती है वो आपके पास डिस्कनेक्टेड होती है। ठीक है, वो कनेक्ट नहीं हो सकती एक रीजन में, वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा है एन इनफिनाइट सेट विद द कोफिनेट टोपोलॉजी इज कनेक्टेड।
अब इनफिनिट सेट को कोफिनेट टोपोलॉजी लें तो वो हमारे पास कनेक्टेड होती है, वो एक रीजन में आ जाती है। वो इस वजह से हमारे पास कनेक्टेड हो जाते हैं कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो नॉन एम्प्टी आता है। अगर आपने पीछे देखा हो तो अभी मैंने जब N1 N2 N3 लिया था, अगर आप किसी भी दो सेट्स का वहां पर इंटरसेक्शन लेते हो तो वो नॉन एम्प्टी आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो नॉन एम्प्टी वाली स्पेस हमारे पास कनेक्टेड होती है, तो इस वजह से वो हमारे पास कनेक्टेड है। नीचे आपने लाइन देखी कि रियल लाइन हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, जो सिंगलटन सेट है वो हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और आपके पास सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास जितने भी सेट्स हैं सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। अब हम एग्जांपल से कर लेते हैं। एग्जांपल में देखें, एक उसने हमें क्या दिया, स्पेस दी हुई है। उसने कहा है कि सपोज करते हैं कि आपके पास एक्स जो है आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये आपके पास क्या होते हैं, कनेक्टेड रीजन होता है। अब आपने बताना है कि रीजन कनेक्टेड कैसे होता है। कनेक्टेड में कुछ इस तरीके से होता है, आपने आर के लिए जो है क्या किया, एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, मैंने ये टोपोलॉजी ले ली क्योंकि आपको पता है आर को हम ओपन इंटरवल से शो करते हैं। आपने ओपन इंटरवल ए कोमा बी की फॉर्म में ले लिए। अब एक ओपन इंटरवल मैंने ये ले लिया, दूसरा ओपन इंटरवल मैंने ये ले लिया, यानी सिंपल वर्डिंग में ये ए है और ये मेरे पास क्या है, बी है। अब मैंने जब इसका यूनियन लिया, यानी इस रेल लाइन का यूनियन लिया, तो मेरे पास आर तो आ गया लेकिन ए नहीं आ रहा था अंदर, क्योंकि देखें ए हमारे पास सेंटर में खड़ा है यहाँ पे। तो जब दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब ए इसमें इंक्लूड नहीं है इसके यूनियन में, तो ए इससे यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास पूरी स्पेस आर के इक्वल नहीं आ रहा था, जबकि डिस्कनेक्टेड स्पेस में मेरे पास आर के इक्वल आना था। तो यहाँ पे आर के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी ये स्पेस है वो क्या है, वो डिस्कनेक्टेड नहीं है बल्कि कनेक्टेड स्पेस है। सिमिलरली अगर आप ये सोचो कि ठीक है, अगर हम यहाँ से ए को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो आपको पता है इंक्लूड कैसे करते हैं, हमें कुछ एप्सिलॉन लेना होगा दूसरी साइड पे। तो जब मैंने एप्सिलॉन लिया, जब मैंने एप्सिलॉन लेके यूनियन लिया तो आर आ गया, लेकिन जब मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाता है, फिर भी ये मेरे पास कनेक्ट हो जाता है क्योंकि ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगर दोनों में से एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी वो हमारे पास जो है वो कनेक्टेड हो जाता है। फिर आप ये सोचो कि मैम अगर हम एक साइड से क्लोज इंटरवल ले ले तब क्या होगा, जब आप क्लोज इंटरवल लेके सॉल्व करोगे तब वो डिस्कनेक्टेड आपके पास हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप राइट साइड से क्लोज इंटरवल लोगे तभी वो आपके पास डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप जेड डिस्क्रीट टोपोलॉजी लोगे तो वो भी आपके पास में डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, वो हमारे पास इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपको पता है एलिमेंट्स ओपन भी होते हैं एंड क्लोज भी होते हैं, सो दैट इज व्हाई जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो मेरे पास डिस्कनेक्टेड होती है। सिमिलरली इसी बात को लेके है कि अगर कोई सेट बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है तो वो डिस्कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाता है। दूसरा है द कंटीन्यूअस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। सिमिलरली कॉम्पैक्ट वाले की तरह द कंटीन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और मैंने आपको बताया था कि जो रियल लाइन आर होती है वो हमेशा क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया। और रियल लाइन आर कनेक्टेड हो गई। और दूसरा है कि रियल लाइन आर जो है वो आपके पास कनेक्टेड है इफ एंड ओनली एक्स इज एन इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में उसने हल्का सा बता दिया कि क्या होता है। आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो, इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब है कि आपके पास एक फंक्शन होता है जो कि एक्स से वाई की तरफ होता है। आप उस फंक्शन में एक वैल्यू आर लेते हो और 3 पॉइंट्स ले लेते हो। अब ये जो आर है ये मैपिंग कर रहा है और ये सेंटर वाले एलिमेंट पे मैप कर रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो सेंटर वाली वैल्यू पे इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम एफ को आर पे अप्लाई करें तो हमारे पास वाई आ जाएगा, तो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में उसने क्या बताया कि इंटरमीडिएट वाले थे वो हमारे पास क्या होता है, कनेक्टेड है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू कनेक्टेड स्पेसेस इज आल्सो कनेक्टेड। नेक्स्ट टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्कनेक्टेड स्पेस में वो स्पेस होती है जो कि कनेक्टेड होती है, उसको हम टोटल डिस्कनेक्टेड कहते हैं। एग्जाम्पल में उसने वैसे बताया कि जो हमारे पास टोटल डिस्कनेक्टेड स्पेस है वो हाफ ऑफ होती है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दो स्पेसेस मिलती हैं, हाफ ऑफ T2 है, इंटरसेक्शन है, नॉन एम्प्टी आ जाएगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसकी एग्जांपल लेकर मैंने ऊपर बताया हुआ है कि खुद से मर्जी से दो स्पेसेस ले लें, इंटरसेक्शन ले, नॉन एम्प्टी आ जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। और स्पेस रैशनल की ले लें या इरेशनल की ले लें तो वो हमेशा क्या होती है, डिस्कनेक्टेड होती है।
आज के लिए इतना काफी है। अब हमने कल क्या करना है, हमने कल जो है एमसीक्यूज करने हैं टोपोलॉजी से रिलेटेड। फिर उसके बाद आप लोग इसके क्विज करेंगे। फिलहाल हमारी टोपोलॉजी जो है वो खत्म हो चुकी है, जितने चैप्टर्स करने थे हमने इसके कर लिए हैं।